एवरीवन, मैं हूं वर्षा मिश्रा। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल अर्जान टैन अकेडमी पे। गाइस, आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 4 संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हम प्रियम्बल पढ़ेंगे आज, और प्रियम्बल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं उनके बारे में भी आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि प्रस्तावना कहते किसे हैं, प्रस्तावना है क्या। तो गाइस, आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपका इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के ऊपर में एक भूमिका होता है। ठीक है, भूमिका को पढ़ने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या होगा और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार प्रस्तावना को पढ़कर हम संविधान के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। संविधान में क्या क्या है, किन किन बातों का उल्लेख है, यह सभी बातें हम प्रस्तावना पढ़कर समझ पाते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। जैसे कि इस चैप्टर के लास्ट में सार होता है कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, उसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का सार है। संविधान में क्या बातें हैं, ये सभी बातें प्रस्तावना से बोध होता है। ठीक है, तो आपने प्रस्तावना का मतलब समझ लिया होगा कि प्रस्तावना है क्या। अब देखिए, हमारे संविधान में प्रस्तावना कब आता है और किस प्रकार आता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सो गाइस, संविधान सभा जब बन रहा था उस टाइम, संविधान बनने की प्रक्रिया जब चल रही थी उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप ले लेती है। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सभी बातें डिस्कस की थी कि हमारे संविधान में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इनमें किस बातों को, किन किन बातों को शामिल करना चाहिए, यह सभी बातें उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव में डाली थी। ठीक है, और अपना उद्देश्य प्रस्ताव सुनाया था कहाँ पर? संविधान सभा में। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये जो मूल प्रस्तावना थी, ठीक है, वो तो मूल प्रस्तावना थी, उसमें 3 बातें ऐड नहीं थी जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है, कब? 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 चीज़ें जोड़ दी गई। कौन कौन सी? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1976 में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये मूल प्रस्तावना में ये तीनों चीज़ें नहीं थी, इन्हें बाद में ऐड किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, मतलब क्या प्रस्तावना में संशोधन की जा सकती है? तो हाँ, प्रस्तावना में संशोधन की जा सकती है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976। ठीक है, और इसमें जो 3 चीज़ें जोड़ी गई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है और हमें ये 3 चीज़ दिया जाता है जिसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि समाजवादी पहले से था, नहीं, समाजवादी बाद में जोड़ा गया था। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी।
ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या थी। ठीक है, चलिए हम एक बार अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, बोल कर देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा प्रस्तावना है। हमारे प्रस्तावना को आप ऐसा चीज़ अगर याद कर ले तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसे आपको याद करना ही चाहिए। भारत के नागरिक होने के उससे आपको आपका प्रस्तावना याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर ही याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये प्रस्तावना याद हो जाता है तो क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस यही बनते हैं कि क्या हमारे प्रस्तावना में ये है या ये नहीं है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार के बनते हैं और अगर आप इस प्रस्तावना को याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे कभी गलत नहीं होंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यह आता है कि हमारे प्रस्तावना को हमारे संविधान सभा में कब बनाया गया वो तो मैंने आपको बता दिया, पर हमारा संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया तो ये डेट भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था, परंतु इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही यादगार डेट था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम बार स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी। हमने खुद को स्वाधीन घोषित किया था। तो उसी डेट को यादगार रखने के लिए उन्होंने 26 नवंबर को लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया तो आप 26 नवंबर 1949 ही डालेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान कब लागू किया गया तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। तो उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से याद कर लेंगे। तो आगे आइए, अब हम वो चीज़ पढ़ते हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या है। ठीक है, प्रस्तावना में क्या बातें हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों है ये। ठीक है, तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व बताए गए हैं। ठीक है, क्या चीज़? संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब संविधान का जो अधिकार है वो उसके स्रोत कौन है, भारत की प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि यही सब संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान लागू होने की तिथि क्या है। ठीक है, तो ये सारी इसके जो है मूल तत्व है। तो आइए पढ़ते हैं संविधान के अधिकार का स्रोत। तो संविधान प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब संविधान के जो अधिकार हैं और
भारत के लोग, तो ये जनता से है, ठीक है। जो आम जनता है वो संविधान के अधिकार के स्रोत हैं, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रकृति, ठीक है। तो यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। तो हमारे देश हमारा कैसा है, इस बात का हमारे देश का एक छवि जो है वो प्रस्तावना में बताया गया है। भारत की प्रकृति क्या होगी, इसे आप प्रस्तावना में पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या क्या घोषणा करती है संविधान की प्रस्तावना कि भारत कैसा है। भारत संप्रभुत्व है, ठीक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक है, राज्य व्यवस्था वाला एक देश है, ठीक है। अब संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान किन ऑब्जेक्ट्स लेके आई है? तो संविधान के अनुसार, इसके अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। मतलब कि भारत के नागरिकों को न्याय देना, उनको स्वतंत्र रखना, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना, उन सब में समानता का भाव रखना तथा बंधुत्व बनाए रखना, मतलब भाईचारा बनाए रखना, यही संविधान का उद्देश्य है। अब संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की थी। यही तिथि उल्लेख करती है, ठीक है। आइए, ये सभी चीज़ें जो हैं मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी कि प्रस्तावना में मुख्य शब्द जो आए हैं उनका क्या मतलब है, उनका क्या महत्व रहा है। तो प्रस्तावना में कुछ मूल शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये सब संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो इनका क्या मतलब है ये हम बहुत ही संक्षेप में मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको इसका मतलब समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या है संप्रभुता? संप्रभुता से क्या आशय है? संप्रभुता से ये आशय होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। मतलब कि भारत अपनी स्वेच्छा से उसका जो भी मन करेगा वो करेगा और वो अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजंस लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। मतलब कि वो किसी से भी इसे पूछने या किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करेगा। भारत एक संप्रभुत्व है और वो अपने आंतरिक और बाहरी फैसला लेने में स्वतंत्र है। तो संप्रभुता का क्या मतलब हुआ कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी का डोमिनियन है, ठीक है। जैसे पहले ब्रिटिश का था तो हमारे जो रूल्स थे वो ब्रिटिश के ऑर्डर से पास होता था, ब्रिटिश पास करते थे। वो बाद में जब हमारा संविधान बना तो उसमें फर्स्ट पॉइंट रखा गया संप्रभुता कि अब भारत किसी का डोमिनियन नहीं है और किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। तो इसके आंतरिक और बाहरी जितने भी फैसले होंगे वो भारत स्वतंत्र रूप से करेगा, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड पॉइंट है समाजवादी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि समाजवादी जो है वो भारत के प्रस्तावना में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया था, जोड़ दिया गया था प्रस्तावना में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें समाजवादी के लक्षण पहले से ही मौजूद थे, लेकिन प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है। तो समाजवादी है क्या, ठीक है।
तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद, यह ना साम्यवादी समाजवाद है और ना राज्याश्रित समाजवाद, ठीक है। तो यह है कि ये लोकतांत्रिक है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर जो भी सरकार बनती है उनका काम जो होता है वो होता है लोक कल्याण का, ठीक है, समाज के कल्याण का, और वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है। तो समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे भारत में है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता। ये धर्मनिरपेक्षता जो है इसको भी 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। कब? 1976 में जोड़ा गया था। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो आर्टिकल्स थे 25 से 28 उसमें भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात को उन्होंने जोड़ा है, परंतु क्योंकि यह प्रस्तावना में नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसे संशोधन करके 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं कि जो हमारा देश है भारत, उसमें सभी धर्म समान है, ठीक है, और सभी धर्म समान है और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है उन्हें। मतलब जो राज्य है वो किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देगी, उसके लिए सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म का समान समर्थन करेगी। तो इससे यही होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष भी जो था वो संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया था। तो याद रखने वाली बात ये हो जाती है कि धर्मनिरपेक्ष क्या पहले से था? तो नहीं, धर्मनिरपेक्ष संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और कौन सी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये बातें आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है। तो कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उसके बाद आता है फोर्थ, क्या है ये? लोकतांत्रिक, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा देश। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। क्या? प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें जो है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। क्योंकि जो हमारा प्रस्तावना का फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा था, हम भारत के लोग, ठीक है, इससे पता चलता है कि जो भारत में संविधान के अनुसार जो सर्वोच्च है वो जनता है। मतलब सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में है। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाता है। यहाँ पर लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका वनडे का एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, यहीं से हम बस उसके संक्षेप में ही पढ़ेंगे। तो मेंस में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है, तो गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है, तो आप उसके लिए ये बुक लाइए और उसको अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को संक्षेप में ही बताऊंगी कि वनडे एग्ज़ाम के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लोकतांत्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या है और लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च कौन होता है, तो जनता होता है, ठीक है। इसके बाद आइए, जो हमारा 5वां है वो है गणतंत्र, ठीक है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जाता है, राजशाही और गणतंत्र।
अब राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख जो होता है वो उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, ठीक है। और वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में गणतंत्र अर्थ बताया गया है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है अथवा उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। गणतंत्र, कौन से देश को हम गणतंत्र कहेंगे? गणतंत्र उस देश को कहा जाता है, उस राज्य को कहा जाता है। यहाँ राज्य का मतलब देश से होता है, ठीक है। तो उस राज्य को कहा जाता है कि जहाँ का जो मुखिया होता है, तब जो सर्वोच्च होता है वो जनता के द्वारा चुनकर आया हो। मतलब गणतंत्र उस राज्य को कहेंगे जहाँ का मुखिया जनता के द्वारा चुनकर आया हुआ हो। तो भारत का जो सर्वोच्च है वो कौन है? वो है राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति को क्या जनता चुनती है? तो आप कहेंगे नहीं, पर मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि चुनती तो जनता ही है पर अप्रत्यक्ष रूप से। अब कैसे? जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें क्या होता है, जनता के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति हैं, जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, वो जाके एक चुनाव होता है जिसमें कि सभी राज्यों के विधानसभा के मेंबर्स, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स और राज्यों के भी जो चुन के आते हैं वो सारे वोट करते हैं और फिर हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। इसका जो मतलब हमारा ये निकला कि चुनकर तो जनता के द्वारा ही आता है, क्योंकि जनता की प्रतिनिधि उन्हें चुनती है, इसीलिए चुनकर वो जनता के द्वारा ही आता है। इस वजह से भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि हमारा भारत किस प्रकार गणतंत्र है, क्योंकि गणतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक राजशाही और एक गणतंत्र। तो राजशाही में क्या होता है, उत्तराधिकारी जो उसके पुत्र होगा, जो राजा का पुत्र होगा वो राजा बनेगा, ठीक है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, चुनाव होता है जनता द्वारा, और चुनाव प्रत्यक्ष जनता चुनाव करती है अपने राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भारत के चुनाव भारत के जनता द्वारा ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं, अतः भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं छठे विशेषता पे। छठे में क्या है, न्याय। न्याय शब्द को रखा गया है। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। नीति निर्देशक सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बिना भेदभाव के किए गए समान व्यवहार, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो न्याय नहीं हुआ। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रस्तावना है, वो सामाजिक न्याय की बात करता है। तो हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्थिक न्याय की बात होती है। आर्थिक न्याय का यहाँ पर मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन है और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो सरकार उन दोनों वहाँ
जिसके पास ज़्यादा है उससे टैक्स लेकर गरीबों को सब्सिडी दे देती है। तो इससे क्या होता है कि वो दोनों के लेवल को एक समान रखने की कोशिश करती है और ये आर्थिक न्याय करती है। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का क्या मतलब हुआ आप समझ गए होंगे। उसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब वोट देने के टाइम हम ये भेदभाव नहीं किया गया हमारे देश में कि अमीर लाइन में खड़े होके नहीं देगा, कि अमीर अगर वोट देने आया तो उनके लिए लाइन नहीं है और गरीब लाइन में खड़े होंगे। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सभी 18 साल से ऊपर के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और सभी के लिए वोट देने की जो प्रक्रिया है वो सेम है। ठीक है, तो यही राजनीतिक न्याय है। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। तो आप इस बात को भी रिमेंबर रखिए, याद रखिए, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, हम संविधान की प्रस्तावना के उससे जानते हैं कि क्या बताया गया है। तो लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित रखती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मन से अभिव्यक्त कर सकता है, अर्थात कि उसके मन में अगर कोई बात आती है तो वो अभिव्यक्त कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, उसका जिस पर मन करे वो विश्वास कर सकता है। अर्थात कि अगर देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं तो इसके लिए जनता बाध्य नहीं होगी कि उसको केंद्र में जो सत्ता है उसी का समर्थन करे। नहीं, वो अपनी मन से जिन पर भी चाहे, जिस भी पार्टी पर चाहे, उन पर विश्वास कर सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद धर्म। व्यक्ति चाहे जिस भी धर्म को माने, ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकती है और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकती है। तो और उपासना, किसी भी धर्म की उपासना कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों में जो भारत के नागरिक हैं वो स्वतंत्र होंगे। ये कौन कहता है? प्रस्तावना कहता है। ठीक है, और अगर उनकी इन सभी में जो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, मौलिक अधिकार, इन सभी में अगर उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती होती है और उनके किसी भी अधिकार को हनन करने की कोशिश की जाती है तो जनता सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। ठीक है, तो यही बातें कही गई है हमारे प्रस्तावना में। इसके बाद समता की बात है। समता का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव किए हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध में, ठीक है, कि कोई भी कोई भी पद है उसके लिए किसी विशेष जाति या किसी विशेष लिंग, जाति, इन सब पे भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान, ठीक है, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई समता। समता में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको हम जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बंधुत्व। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। तो हमारा जो संविधान है वो सभी नागरिकों से ये विनती करता है और उनको ये कहता है कि संविधान एकल नागरिकता, ठीक है, कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, दोहरा नागरिकता नहीं है। तो कहते हैं कि सभी नागरिक को एकल नागरिकता दिया गया है और सभी नागरिकों को भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अपने मौलिक कर्तव्यों को
ध्यान में रखे उनका कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो बंधुत्व का अर्थ यहाँ पर यही हो जाता है कि व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अखंडता, समाजवाद और कौन सा, धर्मनिरपेक्ष, इन तीनों को बाद में जोड़ा गया था कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसी बात को यहाँ पर भी बताया गया है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद हो गया बंधुत्व का मतलब क्या हो गया। और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की भी बात की गई है, जो कि आर्टिकल, ये देखिए 51A में, मतलब 51 को, अनुच्छेद 51 को में कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं भारतीयों को। उनके बारे में भी मैं एक लेक्चर बना दूंगी। ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया है अब, तो इसको अब हम बंद करते हैं। संविधान से जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। संविधान में संशोधन की संभावना, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है। तो यस, संविधान में संशोधन की संभावना है और इनफैक्ट एक बार संशोधन किया भी गया है। कब किया गया, 42वां संशोधन 1976, जिसमें कि 3 बातों को जोड़ा गया था। तो आप इन सब बातों को याद रखिए। और संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि संविधान क्या प्रस्तावना का भाग है। तो इसमें पहले जो विवाद चल रहे थे, इनमें यही बातें लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कि इनमें पहले बातें चल रहे थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी संघ मामले में जो 1960 में आई थी, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था, फैसला आया था कि नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में फिर से केस होता है और केशवानंद भारती मामले में संविधान कहती है कि ये इसका आंतरिक हिस्सा है, मतलब प्रस्तावना जो है प्रस्तावना का आंतरिक हिस्सा है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से एक लाइन का यही बनेगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपका MCQ में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो क्वेश्चन आपको बस ये समझना चाहिए कि भाग है, ठीक है। उसके प्रस्तावना संशोधन की संभावना है, तो यहाँ भी है। और कौन से संशोधन हुए हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद प्रस्तावना का महत्व क्यों है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो ये चैप्टर ओवर हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, क्योंकि चैप्टर समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया, उसके बाद 1-2 रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगी। और जिन भी टॉपिक्स पे मैंने अच्छे से आपको जो भी चीज़ याद करने के लिए बोला है, वो चीज़ें अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो 100% आपको एग्ज़ाम्स में इस फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए अभी हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ अपना वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आता है। और अगर किसी विशेष टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उस पर अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने की और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू।